नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी बदबू लेकर उपस्थित हुई हूँ। बदबू का अर्थ दुर्गंध, भाबक या बू के अंतर्गत भी लिया जाता है। वैसे बदबू शब्द से जो हमारा तात्पर्य है, कई बार हम वाक्य के अनुसार उसे चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार हम मानसिक और शारीरिक स्तर भी बदबू शब्द के जो रूप है उसको व्याख्यायित करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर लेखक शेखर जोशी ने पात्रों के द्वारा किस तरह से बदबू का अर्थ अनगिनत अर्थों के द्वारा लिया गया है। स्वप्रथम रूप में मैं शेखर जोशी से संबंधित यानी कि उनके जीवन से संबंधित कुछ यहाँ पर वाक्यों के आधार पर उनका जीवन परिचय दे रही हूँ। हिंदी कहानी में छठे दशक के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में शेखर जोशी को जाना जाता है। इन्होंने अपनी कहानियों में जहां एक और देश के वातावरण में बदलते रूपों मूल्यों को दर्शाया है, वहीं ग्रामीण एवं शहरी वातावरण में व्यक्ति की पनपती इच्छाओं, आकांक्षाओं और उसके व्यापक रूप में अपनी कहानियों में अनेक अलग अलग रूपों में पात्र के द्वारा उन्हें दिखाने का भी प्रयास किया है। बदबू कहानी में लेखक शेखर जोशी ने मजदूरों या कामगारों की समस्याओं, विषमताओं और उससे उत्पन्न तनाव, कुंठा, संत्रास, रोष की भावनाओं को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समाज में संपन्न लोग किस प्रकार से कामगारों या मजदूरों का शोषण करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कहानी के अर्थ में हम जो बदबू शब्द है या बदबू का शाब्दिक अर्थ है, कहानी के अंतर्गत किस रूप में लिया गया है कि कामगारों के हाथों से, शरीर से केरोसिन तेल की जो बदबू है वह नहीं जाती, वह अनेक प्रयासों के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, पर वह बदबू पूरे शरीर में अपना एक रूप स्थापित कर लेती है। या कई बार हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज को या किसी भी वातावरण में जब हम रहते हैं, तो उस वातावरण के जब हम आदी हो जाते हैं, तो हमें किसी भी तरह का वहां पर रोष उत्पन्न होते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम उसके आधार पर अपने आप को ढालते हुए दिखाई देते हैं। इसमें अनगिनत पात्रों का जो एक तरह से ताता शेखर जोशी ने प्रस्तुत किया है, जैसे घासी है, मास्टर है, सिपाही है, बुद्धन है, चीफ है या भीरू, और अंत में लाल मणि के द्वारा किस तरह से संवादों का जो क्रम है लेखक ने संजोते हुए दिखाया है, वही कहानी का मूल रूप वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से मजदूर अपने तन मन की जो दुर्गंध है वह उनके शरीरों से नहीं जाती हुई दिखाई देती है। पात्र घासी अपने मत अनुसार बदबू का अर्थ कहानी में अनेक अर्थों द्वारा अपनी आत्म अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि कहानी के आरंभ में वह मास्टर को समझाते हुए दिखाई देता है कि जो शरीर की ये जो दुर्गंध है, वह जब आप इसके आदी हो जाते हो तो किस तरह से आप उसके अर्थ को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। काम समाप्त होने पर घर जाने में अनेकों हम जब देखते हैं कि विलंब होते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें रोष उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि समय से हम अपने कारखाने में जब पहुंच जाते हैं या अपने काम के आधार पर जहां पर हमारा एक तरह से स्थित हम कहें कि वातावरण है, उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब छुट्टी का समय होता है तो हम उस अपनी इच्छा को, अपनी स्व इच्छा को वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। पर जो ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति है वह कहीं ना कहीं विलंब करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के नियम, अनेक प्रकार के रूपों को वहां पर दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी उच्च पद पर आसीन फोरमैन
अपने मता अनुसार अनेक प्रकार के कथन वहां पर रखते हुए दिखाई देता है। जो कि व्यक्ति, जो फॉरमैन व्यक्ति है, वह उम्र दराज व्यक्ति है, वह मालिकों के कहे अनुसार अपनी अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। कारखानों में सभी जो उच्च पद पर आसीन लोग हैं, वह उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत वहां पर कार्यरत होता हुआ नहीं दिखाई देता। वहां पर वह अपने अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। जो सारे नियम हैं, कायदे हैं, वे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो मजदूर है, कामगार है, उन पर ही पारित होते हुए दिखाई देते हैं। जो ऊंचे पद पर आसीन है, वह लोग सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो मजदूर है, उनको सिगरेट या बीड़ी पीने के लिए भी मनाही वहां पर। पात्र बुद्धन एक घटना ने सबके चेहरों की जो बची हुई चमक है, वह भी खत्म सी हो जाती हुई दिखाई देती है जब बुद्धन सुलगती बीड़ी निगल जाता है। और ये सब क्रिया करते हुए उसे कहीं ना कहीं उच्च पद पर आसीन चीफ साहब वहां पर देख लेते हैं, और वह बुद्धन को या अनगिनत जो वहां पर कामगार हैं, उनको समझाते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से चीफ अपना रोष वहां पर, अपना क्रोध वहां पर प्रतीत करते हुए दिखाई देता है। और उस प्रतिक्रिया में, उस क्रिया में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वह चेतावनी या हिदायत भी दे देता है। 1 रुपए का जो दंड है, वह बीड़ी पीने वालों के समक्ष वहां पर रख दिया जाता है कि कोई इस तरह का कार्य करता हुआ पकड़ा गया तो उसे इस प्रकार का दंड भुगतना पड़ेगा। बुद्धन ने भी अपनी प्रतिक्रिया वहां पर एक तरह से प्रस्तुत की, क्योंकि जब हम देखते हैं क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से वहां पर होती हुई दिखाई देती है। वह कहीं ना कहीं दबे स्वर में कह जाता है, जो बड़े बड़े अफसर भी तो सिगरेट पीते हैं, क्या उससे कारखाने में आग लगने का डर नहीं होता है, या जो बहुमूल्य चीज है वह खत्म होने की वहां पर संकेत देता हुआ नहीं दिखाई देता। चीफ जब बुद्धन की ये बात सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारा आक्रोश उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, जो उसके चेहरे के हाव भाव से दिखाई देता है। वह चुपचाप वहां से चला तो जाता है, पर वो रोष उसके साथ वहां पर चलते हुए दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर पात्र बीरू ने भी इस तरह के कुछ संकेत वहां पर प्रस्तुत किए कि वह अपनी पीड़ा को किस तरह से वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। वह कहीं ना कहीं शरारत करते हुए भी दिखाई देता है कि वह अधेड़ उम्र के लाल मणि के पीछे सिगरेट का खाली पैकेट वहां पर रखकर उसे फंसाने की पुरजोर रूप से वहां पर कोशिश करते हुए दिखाई देता है। और वह पुरजोर कोशिश उसकी वहां पर कहीं ना कहीं सशक्त रूप में एक तरह से प्रस्तुत होते हुए भी दिखाई देती है। साहब को जब इस घटना का पता चलता है तो वह अनेक प्रकार के मजदूरों पर दोषारोपण लगाने से भी हिचकिचाते नहीं है, और अपनी कर्कश ध्वनि में वह कामगारों को चेतावनी दे डालते हैं। अंत में हम देखते हैं कि बदबू कहानी में जब व्यक्ति किस तरह से अपनी जो घर गृहस्थी है, जो अपने मन में चल रही भावनाओं की उथल पुथल है, उसको जब किसी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के वहां पर रोष, क्रोध, कड़वाहट, झुंझलाहट को वह कहीं ना कहीं प्रतीत करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मजदूरों की विवशता है, वह अनेक आधारों पर किस तरह से इस कहानी के माध्यम से व्यक्त होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हम देखते हैं जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, वह कहीं ना कहीं उनका शोषण करते हुए दिखाई देता है, और शोषण में हम देखते हैं कि किस तरह से केवल मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपने संवादों को व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी आत्म अनुभूति को व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी विचारा अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अनेक प्रकार के अंकुश वहां पर उनके समक्ष लगा दिए जाते हैं। और बेरोजगारी की जो समस्या है या जातिगत जो रूढ़ियां हैं, वे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो निम्न वर्ग है, जो मजदूर है या जो कामगार है, उन पर ही एक तरह से पारित होते हुए दिखाई देती है। संपन्न या पूंजीवाद या हम कहें कि जो उच्च वर्ग है, उन पर ये नियम सिद्धांत लागू होते हुए नहीं दिखाई देते। अंत में
एक संवाद यहाँ पर बहुत ही रोचक दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं शेखर जोशी की कहानियों की एक महत्ता है कि ये जिससे आरंभ करते हैं उससे ही अंत करते हुए दिखाई देते हैं। कि शुरुआत में बदबू का जो अर्थ लेते हुए दिखाई देते हैं कि जब शरीर में बदबू एक तरह से पूरी तरह से समा जाती है, तब उसका सुगंध और दुर्गंध से कोई भी अर्थ नहीं निकलते हुए दिखाई देता है। मास्टर शुरू में हम देखते हैं कि आरंभ में घासी राम उसे समझाते हुए दिखाई देते हैं कि जब आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो वह उस रूप में आप ढलते हुए दिखाई देते हैं। और अब जब शुरुआत में जो मास्टर है उसको हम देखते हैं कि अनगिनत रूपों से बदबू का जो अर्थ है वह घटित होते हुए दिखाई देता है। वह कभी साबुन से हाथ धोता है तो अनेक उपाय वहां पर करता है कि जो हाथों की शरीर की दुर्गंध खत्म हो जाए, पर जब अंत में वह देखता है कि किस तरह से जो शरीर की जो दुर्गंध है, जो बदबू है, वह कहीं ना कहीं उसके पूरे शरीर में समाहित होती हुई दिखाई दी है। तो लेखक इस रूप में कहानी में सफल रूप से अपना पदार्पण करने में एक तरह से श्रेष्ठ रूप में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाए। धन्यवाद।